नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर ग्रामीण सामाजिक विकास। ये नया टॉपिक हमारा है ग्रामीण परिवेश से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आएँ उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। इसको देख लेते हैं। ग्रामीण समाज की संकल्पना के बारे में देखते हैं। पहले तो भारत में ग्रामीण शब्द को आदमी आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है और इसकी निश्चित परिसीमा होती है। बड़े छोटे शहरों में बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम कहा जाता है। जहाँ कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी मूल पहचान लुप्त होती जा रही है। अब वह शहरी दुनिया का भाग बन गए हैं। ग्रामीण समाज का आदर्श नमूना क्या है, तो इसको देखते हैं। ग्रामीण शब्द का अर्थ है ग्राम व देहात, लोक समाज जैसे शब्दों से अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है। देहात अर्थात कंट्री साइड शब्द का प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी जगत में किया जाता है। मुख्यतः इसका अर्थ ऐसे स्थान के से होता है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर किसी शांत जगह से स्थित हो, जो प्रकृति के निकट हो। ग्रामीण समाज शहरी समाज की तुलना में यह एक छोटा समाज है, अर्थात इसकी आबादी कम होती है। इसकी भौगोलिक क्षेत्र से अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसकी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे समाज में पुलिस थाना, अस्पताल, स्कूल, डाकघर, क्लब जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हो। यदि कुछ सुविधाएं मौजूद होती भी हैं तो बहुत अधिक नहीं होती हैं। ग्रामीण आबादी की अपेक्षा कम होती है और अपनी सामाजिक प्रशस्ति के अनुसार ही यह समूह बना कर रहते हैं। आमतौर पर ग्रामीण व्यक्तियों का बड़ा भाग खेती बाड़ी का काम करता है। उनकी रोजी रोटी कमाने का साधन भी यही होता है। इसके अलावा ग्रामीण समाज में कुछ अन्य वर्ग भी होते हैं जो कला एवं शिल्प जैसे धंधों में लगे हुए हैं। उन्हें कारीगर और दस्तकार कहते हैं, जो खाद्यान्नों एवं अनाज के लिए किसानों से अपनी वस्तुओं के आदान प्रदान करते हैं। ग्रामीण समाज में हुनर वाले कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पूर्वकालिक या इन्हें अधिकांश अल्पकालिक रूप से काम करते हैं। विशेष रूप से मानसून के दौरान दस्तकार कारीगर भी खेतीबाड़ी के जुड़े कामकाज करते हैं और ऐसे हुनर वाले लोगों को छोटे किसानों के कृषि उत्पाद, उनकी घरेलू चीज़ें, घरेलू ज़रूरत के को पूरा करने के काम आते हैं। ग्रामीण समाज को पारंपरिक रीति रिवाजों, लोक शैलियों का खजाना माना जाता है। इससे पारंपरिक सांस्कृतिक का संरक्षण होता है और इसके अनेक सांस्कृतिक मूल्यों एवं गुणों एवं शहरी क्षेत्रों तक भी लाया जाता है, जैसे परिष्कृत रूप से धारण करके शहरी क्षेत्रों का अभिन्न अंग बन जाते हैं। जनजातियाँ एवं कृषक ग्रामीण समाज कृषि प्रधान समाज है, जिसमें कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, अन्य व्यावसायिक समूह शामिल हैं और ये किसी न किसी वजह से मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ग्राम में केवल ऐसे ही लोग नहीं बसे हुए हैं, बल्कि कुछ अन्य समुदाय के लोग भी बसे हैं जिन्हें जनजातियाँ भी कहते हैं। जनजाति को परिभाषित करने के लिए विस्तृत जगत में से इसके सदस्यों अलग अलग होने की स्थिति पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है, क्योंकि यह अन्य समुदायों की जनजाति का केवल एकमात्र संबंध होता है। इसकी अपनी मूल संस्कृति होती है जो अन्य समुदायों की संस्कृति से बहुत कम मेल खाती है। मानव विज्ञान संबंधी साहित्य में भी जनजातीय समुदायों को सांस्कृतिक पृथक समूह कहा जाता है।
सर्वप्रथम अमेरिकी मानव विज्ञानी A.L. क्रोबर ने अपने लेखों में कृषक शब्द को परिभाषित किया था। उनके द्वारा दी गई कृषक परिभाषा को अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। इनके अलावा अन्य संबंध शहरी बाजारों से होता है। वे एक बड़े जन समुदाय का ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर भी होते हैं। इनमें जनजातीय समुदायों को पृथकता एवं राजनीतिक स्वायत्तता आत्मनिर्भरता नहीं होती है, लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता, एकजुटता एवं मिट्टी एवं पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी सुरक्षित है। भारत में जनजातियां शिकार खेलना, खाद्य सामग्री एकत्र करना, मछली पकड़ना, बागवानी का काम करना, झूम कृषि का करना, कला एवं शिल्प क्षेत्र जैसी उत्पादन विधियों से जुड़ी हुई हैं। केवल एक ही तरीके से भोजन प्राप्त करना इनकी आदत नहीं है, बजाय इसके कि ये विविध आर्थिक गतिविधियों को अपनाते हैं। लेकिन ऐसी गतिविधियां मुख्य रूप से इनकी रिहायशी क्षेत्र के पारिस्थितिक चक्र पर निर्भर करती हैं। जैसे क्षेत्रों में भी अपनी मौसमी फसलों अन्य फायदे होते हैं जिनका लाभ उठाना ये लोग शिकार करते हैं और मछली पकड़ने का खाद्य सामग्री एकत्र करने का काम करते हैं। जहाँ किसानों का अपना भरा पूरा गांव होता है, वहीं दूसरी ओर जनजातियाँ छोटे छोटे समूह बनाकर रहती हैं और इनके समूह का फैलाव काफ़ी बड़े क्षेत्रों तक होता है। ये लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ समूह बनाकर और कुछ झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। ये सभी नातेदारी के रिश्तों में बंधे होते हैं। समाजशास्त्री साहित्य में ऐसे व्यक्तियों को समूह को हेलमेट कहते हैं। हेलमेट एक बड़ी गांव का भाग हो सकता है या बड़े क्षेत्र में फैले हुए हेलमेटों के समूह को भी प्रशासनिक रूप से ग्राम में वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले ऐसे क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर कहा है। ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति उनके गांव से ही होती है। बाहरी आबादी का इन पर कोई असर नहीं होता है। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं, जहां भारत में औपनिवेशिक काल में के दौरान हुआ था, तो इन्हें विजातीय शहर कहते हैं। ऐसा शहर बाहर से आए व्यक्तियों से बनता है, अर्थात इसका उद्भव स्थानीय गांवों से नहीं होता है और अपना कोई मूल अस्तित्व भी नहीं होता है। विकासवादी शहर में गांव से आकर बसने वालों शहरी एवं संस्कृति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शहरी व्यक्तियों से मेल जोल में भी उन्हें कुछ सांस्कृतिक कमी महसूस नहीं होती है, लेकिन इनकी तुलना में विजातीय शहर में ग्रामीण प्रवासियों के लिए सब कुछ एक अलग माहौल जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में विविधता शामिल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विकासवादी शहर में मूल ग्रामीण परंपराओं का संगम भी होता है। यहाँ आकर बसने वाले अपनी संस्कृति की तुरंत पहचान कर उनमें घुल मिल जाते हैं, जबकि विजातीय शहर में प्रवासियों को बेगानापन महसूस होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं। जनजातीय समाज में अपनी गुजर बसर के लिए मुख्यतः अन्न का उत्पादन करते हैं। इसके द्वारा उत्पादित अन्न अधिक नहीं होता है, इसे बाजार में बेचा जा सके। जबकि दूसरी तरफ कृषक समाज न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बल्कि शहरों के लिए अन्न उत्पादन करता है, अर्थात बड़े पैमाने पर व्यक्ति व्यवसायों के आधार पर अन्न उत्पादन करते और उनका मुख्य उद्देश्य अपने मुनाफे को बढ़ाना होता है। उत्पादक चाहे खेतिहर हो या किसान, ये सभी शहरों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करते हैं। शहरी लोगों को जब आर्थिक ज़रूरतों की पूरी होती है तो वे अपनी ध्यान कला एवं शिल्प, गैर कृषि संबंधों धंधों की ओर लगाना शुरू कर देते हैं।
आगे ग्रामीण समाजों में भूमि उत्पादन की मुख्य इकाई या रोजी रोटी कमाने का मूल साधन है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। औद्योगिक शहरी क्षेत्रों में हालांकि औद्योगिक वस्तुओं को सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण प्राथमिक संसाधनों के आधार पर, इसलिए शहरों में व्यावसायिक ढांचों को विविधता नजर आती है। शहरी समाज में पूर्णकालिक विशेषज्ञ अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं और अपने कार्य करने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता प्रदान प्राप्त करनी होती है। ग्रामीण समुदायों में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आंतरिक गतिशीलता चलन काफ़ी प्रचलित होता है, लेकिन कभी कभी सहयोग के अभाव में कम प्रचार के कारण यह पर्याप्त जोर नहीं पकड़ पाता है और परिणाम स्वरूप शहरी दमनकारी शक्तियों के हाथों ग्रामीण का शोषण पोषण लगातार होता चला जाता है। मार्शल साहलिन ने ऐसे कृषकों को दुर्बल कहा है जिनमें अपनी मौजूदा अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी जोश का अभाव है। ग्रामीण समाज में औद्योगिक एवं संगठनात्मक पहलू इतने सरल प्रतीत होते हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा अन्य समाजों में बदलाव के लिए धीमी गति से होता है। ग्रामों में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में बीच अंतःक्रिया की भी एक सीमा होती है। इसलिए कुछ लोग ग्रामीण समाजों को लघु पैमाने के समाज कहते हैं। ग्रामीण लोगों के जीवन में धर्म की विशेष भूमिका होती है और अपने व्यवसाय या जीवन साथी का चयन करने के लिए लोगों की स्वतंत्रता की सीमित होती है। ग्रामीण लोगों की निजी पसंद का दायरा काफ़ी कम होता है। उनकी क्षेत्रीय, व्यावसायिक एवं ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता सीमित होती है। शहरी विशेषताएं क्या होती हैं? तो शहरी समाजों में विशेषताओं में शामिल बड़ा आकार, अधिक घनी आबादी, विजातीयता शहरों में सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग संस्कृतियों एवं पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ जीवन यापन के तरीके भी भारी विविधता पाई जाती है। आय, आवास, शिक्षा आदि के संदर्भ में भी भारी विविधता पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में शिल्प कोटि के होते हैं। इनकी शिक्षण विशेषता संस्थानों से ही लिया जा सकता है। जैसे जैसे औद्योगिक जटिल होती जाती है, उसी तरह उन्हें प्रयोग करने के लिए संगठन व समाज भी जटिल रूप धारण कर लेते हैं। शहरी समाजों में परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से होता है। शहरी लोगों को अंतःक्रिया क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे लोगों से अंतःक्रिया करते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और अलग अलग संगठनों में काम करते हैं। शहरी जीवन विशेष रूप से नियंत्रित करने के लिए समयबद्धता, रिकॉर्ड एवं औपचारिक नियम स्थापित करना अनिवार्य होता है। ग्रामों में संबंध अनौपचारिक किस्म से होते हैं और जबकि शहरों में ये औपचारिक एवं विशिष्ट होते हैं। ग्रामीण समाजों की तुलना में शहरी समाजों में स्थान और व्यवसाय अर्थात दोनों दृष्टियों से गतिशीलता काफ़ी अधिक पाई जाती है। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की संकल्पना को प्रस्तावित किया। इसकी एक ग्राम के रूप में कल्पना की जा सकती है। लघु समुदाय की विशिष्ट निम्नलिखित विशेषताएं हैं: छोटा आकार, पूर्णतः आत्मनिर्भर, सजातीय, अपेक्षाकृत पृथक होकर रहना। इसके सदस्य सामान्यतः निरक्षर होते हैं, अर्थात इनकी परंपरा लिखने पढ़ने के काम निर्भर नहीं करती है। रेडफील्ड एवं लघु समुदाय के बारे में। लघु समुदाय वे परंपराएं जो सटीक एवं उत्कृष्ट समझकर ज्यों की त्यों स्वीकार की जाती हैं या धीरे धीरे विकसित होती हैं और लोगों को एकता के सूत्र में पिरोए रहती हैं। लघु एवं बृहद
परंपराओं की विशेषताएं। लघु परंपरा, अशिक्षितों की परंपरा और एक एक ही क्षेत्र में वास करने की बहुत से व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति और अर्थात अपनी परंपरा की न तो तार्किक जांच करते हैं, ना ही इस पर कोई टीका टिप्पणी करते हैं, इसी उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इस परंपरा का प्रारंभिक बिंदु समुदाय के व्यक्तियों का अपना घर होता है और समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में यह परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती है। लघु समुदाय जिस प्रकार से समाज से अलग संबंध बनाए रखता है उसी शहर कहते हैं। लैटिन भाषा में शहर एवं सभ्यता दोनों अर्थात एक ही है। शहर का अर्थ बुद्धिजीवियों के समूह के आवास स्थान से भी है। इसे रेडफील्ड साक्षर समाज कहता है और इसका काम लघु परंपरा को परिष्कृत और क्रमबद्ध करके उसे उच्च स्तर की परंपरा के रूप में सृजित करना है। बृहद परंपरा निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह ऐसे साक्षर व्यक्तियों की परंपरा है जो संख्या में कम है। ऐसे चिंतनशील व्यक्ति हैं जो परंपरा पर विचार करते हैं, उसे उत्कृष्ट एवं व्यवस्थित रूप देकर उसे सार्वभौमिक बना देते हैं। यह परंपरा विभिन्न एवं विशिष्ट संस्थाओं में पनपती है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, यहूदी प्रार्थना भवन। ऐसे विशिष्ट कठोर साधना एवं लंबे समय तक ज्ञान की प्राप्ति के रूप में संचरित किया जाता है और व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि परंपरा को सही ढंग से आत्मसात करें। ग्रामों के विविध स्वरूप। भारत में ग्रामों को अकेंद्रित एवं विस्तृत छिटपुट ग्रामों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अकेंद्रित ग्रामों में सभी घर एक इकाई के रूप में ही एक जगह समूह में रहते हैं। ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली जमीन होती है। जब रिहायशी घर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं तो ऐसे घरों का प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग अलग बटा हुआ होता है। इसे छिटपुट ग्राम कहते हैं। भारत में अधिकांश ग्राम सहत अकेंद्रित किस्म के होते हैं। दक्षिण भारत में केरल के तटीय क्षेत्रों में, गुजरात के पूर्वी एवं उत्तर में, भीलों के बस्ती में, कुर्ग में, पश्चिमी मैसूर में छिटपुट ग्राम देखने को मिलते हैं। अकेंद्रित ग्रामों में चोर, डकैतों एवं जंगली जानवरों से ग्राम की सुरक्षा करने के लिए दायित्व वहां के निवासियों का होता है, जबकि छिटपुट ग्रामों में हर खेत के समूह को दुश्मनों के बचाने के लिए अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। भारत में किए जाने वाले महत्वपूर्ण ग्रामीण अध्ययन। भारत में ग्राम अध्ययनों के लिए 1955 का वर्ष विशेष महत्व रखता है। पहली बार इस वर्ष में भारतीय ग्रामों पर 4 पुस्तकें और बहुत से शोध पत्रों के प्रकाशित किया गया था। ये पुस्तकें S.C. दुबे की इंडियन विलेज की, D.N. मजूमदार की रूरल प्रोफाइल, मैककेम मैरियट की विलेज इंडिया और M.N. श्रीनिवासन की इंडियाज विलेजेज, ये पुस्तकों के नाम हैं। इसी वर्ष इरावती कार्वे की अध्यक्षता में मद्रास में भारतीय समाज की स्थिति पर एक सम्मेलन किया गया, जिसमें रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्राम अध्ययन और उसके विस्तार क्षेत्र पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन का पूरा ब्यौरा सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। ग्रामों पर 1950 के अंत में कुछ विशेष विनिबंध मोनोग्राफ भी निर्मित किए गए।
आज भी उसका विशेष महत्व है। ये हैं GM कास्टेयर्स की ट्वाइस बॉर्न, SC दुबे की इंडियाज चेजिंग विलेजेज, DN मौजूदाम की कास्ट एवं कम्युनिकेशन इन इंडिया विलेजेज और ऑस्कर लुइस की विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया 1958, FG वेले की कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर 1957, एल्बर्ट मेयर एल्बर्ट द्वारा रचित क्या है पुस्तक पायलट प्रोजेक्ट इंडिया में इटावा परियोजना की मुख्य उपलब्धियों का सार दिया गया है। पर वर्ष 1959 में AR देसाई द्वारा संपादित वॉल्यूम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया प्रकाशित की गई। इसके बाद ऑड्रेन मेयर ने के कार्यों पर आधारित इनकी पहली पुस्तक कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया प्रकाशित की गई, जिसमें भारतीय ग्राम समाज में नातेदारी के आपसी संबंधों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण स्तरीकरण के बदलते आयामों का अध्ययन आद्यवित्ते की पुस्तक कास्ट एवं क्लास एंड पावर में 1964 में किया गया था। इसके अलावा BR चौहान की 1967 में प्रकाशित पुस्तक ही राजस्थान विलेज में नीचे चला गया। ग्लोरिया गुडविन रहेजा की पुस्तक द पॉइंटेज इन गिफ्ट 1988 में सहारनपुर में एक ग्राम में व्याप्त जाति व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण इतिहास के विद्यार्थियों के लिए AM शाह की एक्सप्लोरिंग इंडियाज रूरल पास्ट का विशेष महत्व है। भारत में ग्रामीण समाज पर सर्वाधिक नवीनतम संग्रह बंदरा मदान की द विलेज इन इंडिया पुस्तक है। शब्दावली क्या है इसकी? ग्रामीण समाज इस शब्द का प्रयोग छोटे समाज के लिए किया गया है, जहां कुछ 100 आवासीय इकाइयाँ शामिल हों और जो मुख्य रूप से केवल खाने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। इसका मुख्य धंधा क्या है तो खेतीबाड़ी करना है। ऐसे समाज के कुछ लोग गैर कृषि कार्यों में भी लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग इसके साथ साथ खेतीबाड़ी भी करते हैं और इनकी संख्या गिनी चुनी होती है। जनजातीय समाज कृषि आधारित समाज की तुलना में यह समाज अपेक्षाकृत अधिक छोटा होता है। अन्य समाजों की मुख्य सभ्यता से मुख्य रूप से ये लोग अलग थलग ही रहते हैं। इनके आर्थिक धंधों में शामिल है शिकार खेलना, खाद्य पदार्थ एकत्र करना और स्थायी कृषि करना। भारत में कुछ ऐसे ग्राम भी हैं जहाँ जनजातियाँ और गैर जनजातीय लोग भी साथ साथ रहते हैं। शहरी समाज इस शब्द का प्रयोग कस्बों एवं शहर अर्थात दोनों के संदर्भ में अदल बदल कर किया जाता है। चूँकि लोग गांव से शहरों में आकर बसने लगते हैं, इसलिए शहरी समाज में वृद्धि काफ़ी तेज़ सी होती है। शहर का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और विस्तृत होता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।